हमने पोजीशन टाइम ग्राफ को एनालाइज करना तो सीखा था। पोजीशन टाइम ग्राफ के हेल्प से हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही फाइंड कर सकते थे। ठीक है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखी थी कि कभी भी अगर हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन अगर दे दिया जाए तो इससे हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालने के लिए हमें टोटल पाथ लेंथ चाहिए जिसमें वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो जब तक हमें एग्जैक्ट पाथ का पता नहीं होगा तो हम ये फाइंड नहीं कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। बट यही चीज अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बस करनी होती है, तो इससे हम आराम से डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक चीज अगर आप नोटिस करोगे इसमें, जैसे इसमें नोटिस करो, ये जो लास्ट एग्जांपल हमने देखा था जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा आगे गया फिर उसके बाद फिर ये पीछे आया, क्या आप एक चीज यूनिक बता सकते हैं कि जब वो पीछे आएगा तब उस वक्त उसकी रेट ऑफ मूवमेंट कैसी होगी? मतलब जो रेट ऑफ मूवमेंट मतलब कि जैसे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जिस वक्त वो डायरेक्शन फ्लिप कर रहा होगा? जीरो होगी ना, क्योंकि अगर अगर नॉन जीरो वेलोसिटी होगी तो डेफिनेटली वो क्या होगा, और आगे चल रहा होगा, राइट है ना? तो अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो कभी वो डायरेक्शन को अपना फ्लिप नहीं कर सकता, मतलब रिवर्स नहीं कर सकता। तो वंस यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया जाए एंड आपको ये फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है या नहीं है, तो आपको पहले ये चेक करने का जरूरत है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो रही है नहीं हो रही है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो रही है नहीं हो रही है ये कैसे पता कर सकते हैं? अगर मेरे गिवन टाइम इंटरवल पे अगर किसी भी वक्त वेलोसिटी जीरो हो रही है तो पॉसिबिलिटी बनता है कि वहां पे क्या होगा, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो रहा होगा। बट अगर वेलोसिटी कभी जीरो हो ही नहीं रही है तो फिर उस केस में कभी भी वो डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि मैंने आपसे पूछा कि 4 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में बताओ उसकी डिस्टेंस ट्रैवल कितनी है। आपने क्या किया, आपने वेलोसिटी चेक किया और देखा कि वेलोसिटी कभी भी 4 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में जीरो नहीं हुई है, तो आप श्योर होकर कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तब आप x2 - x1 करके अगर डिस्टेंस ट्रैवल निकालेंगे तो उससे आंसर मैच कर जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स नहीं हुई है तो फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस कंडीशन से सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अब आज सिंस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम वेलोसिटी ही पढ़ते हैं यहाँ पे। लेट अस डिफाइन वेलोसिटी की वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अगर सिंपल टर्म से बोले तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है वो हमें फाइंड करनी होती है। अब एक चीज थंब रूल की तरह याद रखना, रिमेंबर दिस एज अ थंब रूल। कभी भी किसी भी चीज का अगर आपको रेट डिफाइन करना होता है तो वो रेट आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एक होता है हमारा एवरेज रेट। जैसे आप खुद से सोचो कि आप चलते भी हो, तो चलते हो तो थ्रू आउट मतलब जो भी डिस्टेंस आप वॉक करोगे तो वो डिस्टेंस आप एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से तो नहीं चलते, राइट? यूनिफॉर्म रेट से नहीं चलते, कभी आप फास्ट चलते हो कभी आप स्लो चलते हो। तो अगर मैं बोलता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंस्टेंटेनियस रेट डिफरेंट हो सकती है और एवरेज रेट डिफरेंट हो सकता है। तो इसी वजह से रेट जब भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा, कभी भी रेट डिफाइन करना है, किसी भी चीज का रेट डिफाइन करना है, किसी भी चीज का, तो उस केस में आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों अलग अलग तरीके से डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, किसी भी चीज का रेट रेट डिफाइन करना है तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वेलोसिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज डिफाइन करूंगा। तो पहला है हमारे लिए एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन में आप क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन लेंगे, इनिशियल पोजीशन लेंगे, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे और फिर टाइम इंटरवल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब क्या है, पोजीशन का कितना चेंज हुआ, यस, पोजीशन कितना चेंज हुआ जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो फाइंड करो एंड फिर आप डिवाइड बाय टाइम इंटरवल करो। तो एवरेज वेलोसिटी को लिखने का सिंबल क्या है, v लिखते हैं अल्फाबेटिकली और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अगर ये ब्रैकेट लगा रहे हो आप तो मतलब है कि आप एवरेज निकाल रहे हो। किसी भी चीज के साथ ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ देखने का मतलब है कि वो एवरेज वैल्यू उसकी निकाली जा रही है। तो यहाँ पे हमने v के पास लगाया, इसका मतलब v की एवरेज वैल्यू निकाली जा रही है। सो दिस एवरेज वेलोसिटी विल बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा x ओवर डेल्टा t, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस डेल्टा x इज डिस्प्लेसमेंट एंड डेल्टा t इज टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल जिसमें वो डिस्प्लेसमेंट को एनकाउंटर किया उसने। तो अभी अगर आप इसमें इसको फॉर्मूले की तरह लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x2 - x1 करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे t2 - t1 करना पड़ेगा।
ठीक है, मतलब फाइनल पोजीशन पता होना चाहिए, इनिशियल पोजीशन पता होना चाहिए और टाइम इंटरवल पता होना चाहिए। इसी में अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। आप याद करो कि जब हमने डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा था, तब आपको याद होगा कि मैंने एक रैंडम सा कर्व ड्रॉ किया था और उस रैंडम से कर्व में किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट करके मैंने एक रैंडम सा कॉर्ड ड्रॉ किया, उस कॉर्ड का स्लोप कैलकुलेट किया, वो स्लोप हमारे लिए डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आई थी। और उसके बाद जब मैंने डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू 0 किया था, तब वो जो कॉर्ड थी वो टेंजेंट एट इनिशियल पॉइंट बन जा रही थी, जिससे हमने dy बाई dx की तरह डिफाइन किया था। तो सेम तरीके से अगर ये टाइम इंटरवल, ये जो टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं, ये टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटी हो, इफ दिस इज टेंडिंग टू 0, तो फिर उस केस में जो आप एवरेज वेलोसिटी जिसको बोल रहे हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि जैसे अगर किसी ने बोला 5 सेकंड पे बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो 5 सेकंड पे वेलोसिटी का मतलब है 5 सेकंड से आपको एक छोटा सा टाइम इंटरवल चूज करना पड़ेगा, 5 प्लस मे बी 0.00000 5 या 0.01 सेकंड्स, ऐसा कुछ एक इंटरवल आपने चूज किया। और उसके बाद फिर इस छोटे से इंटरवल में आपने चेक किया कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, फिर उस डिस्प्लेसमेंट को आपने dx बोल दिया और फिर dx बाई dt के अपने आप ही क्या मिल गया, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गया। तो इंस्टेंटेनियस फाइंड करने का मतलब है कि बेसिकली ये टाइम इंटरवल आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही छोटा लेना पड़ेगा। तो इसी को लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहते हो तो आपको लिमिट लेना पड़ेगा डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 एंड देन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। इसी को जब आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हो उसको क्या लिखते हो, dx बाई dt लिखते हो, राइट। तो ये आपके लिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गई। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब आप dx बाई dt करके कैलकुलेट करोगे, इससे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, और जब आप डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करोगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीस टू, ठीक है। अगर हम ग्राफिकली सोचें, ग्राफिकली तो dx बाई dt क्या इंडिकेट करता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, राइट। तो dx yes sir तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट at any point on position time graph, on xt ग्राफ। xt ग्राफ में कहीं पे भी अगर आपने एक टैंजेंट ड्रॉ किया और उसका स्लोप कैलकुलेट किया तो उससे आपको वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस मिल जाएगी। बट अगर आप डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करते हो तो उससे आपको टैंजेंट का स्लोप मिलता है या फिर कॉर्ड का स्लोप मिलता है, इससे क्या मिलता है, कॉर्ड का स्लोप मिलेगा, क्योंकि आप दो अलग अलग पॉइंट चूज किए अपने ग्राफ में, राइट। यू आर नॉट चूजिंग अ सिंगल पॉइंट। तो इस केस में ये जो क्वांटिटी आप कैलकुलेट करते हो, मतलब एवरेज वेलोसिटी जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसको आप ग्राफिकली सोचोगे, सो दिस इज स्लोप ऑफ chord drawn between any two points, drawn between any two points, slope of chord drawn between any two points on graph of position time graph, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हो। अब इसके बेसिस पे कुछ यूनिक बात है। अगर कभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि मोशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, मोशन अगर कभी भी बोल रहा हूँ इज यूनिफॉर्म, इसका क्या मतलब होता है, अगर हम मोशन यूनिफॉर्म कह रहे हैं तो मोशन डिफाइन ही कैसे करते हैं, क्या जब अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि कोई भी चीज अगर मुझे मूव करती हुई दिखती है मेरे रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट, मैं कह रहा हूँ कि मोशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होगी। मतलब कि पोजीशन का रेट ऑफ चेंज क्या होना चाहिए, आपको कांस्टेंट होना चाहिए। और कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करो या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करो, वो सारे क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, राइट। अगर आप हर वक्त एक ही रेट से चलोगे तो उसकी इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो मोशन यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मोशन कभी भी आपको कह रखा है यूनिफॉर्म है तो यही ध्यान रखना कि इसका मतलब है कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्लोप ऑफ एक्सी ग्राफ ये क्या होनी चाहिए, आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए ना। और स्लोप अगर एक्सी ग्राफ में कांस्टेंट है तो क्या कर्व दिखा सकते हैं आप उसमें, No, sir, it will be a straight line. स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ही स्लोप क्या मिलेगा, आपको कांस्टेंट मिलेगा। कोई भी कर्व दिखाओगे तो उसमें तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब है बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ आपका
position time graph will be straight line, will be a straight line. अब ऑब्वियसली इसका उल्टा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अगर मान लो आपका मोशन बोला जा रहा है नॉन यूनिफॉर्म है, मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब है वेलोसिटी आपकी वेरिएबल होगी, वेलोसिटी विल बी वेरिएबल। कुछ पूछ रहे बेटा? वेलोसिटी विल बी वेरिएबल, और वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब पोजीशन टाइम में आपका स्लोप भी आपका वेरिएबल होना चाहिए। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल पे आपको दिखाते हैं, मान लो आपको ये पोजीशन दिख रही है और ये टाइम दिख रहा है। अगर मैंने कुछ ऐसा ग्राफ दिखा रखा है, सो यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? Uniform motion. Uniform. Good. So this is the uniform motion, right? Yes, sir. So इसमें आप कह सकते हैं ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है? ठीक है। ये वाले केस में Uniform. इसमें भी यूनिफॉर्म। अगर इसमें देखोगे तो dx, पहले वाले ग्राफ में अगर देखोगे तो dx by dt क्या है? पॉजिटिव है, राइट? इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी पॉजिटिव है, और वेलोसिटी पॉजिटिव, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो चोजन पॉजिटिव डायरेक्शन है उसी तरफ है, राइट? हाँ। अब अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब उसकी पोजीशन बढ़ रही होगी। आप देखो ध्यान से, ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट से स्टार्ट कर रहा है, जैसे जैसे इसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो देखो इसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो रही है? इंक्रीज करती चली जा रही है, राइट? समझ आ रही है आपको? ठीक है। दूसरे वाले ग्राफ में देखोगे अगर, तो dx by dt आपकी नेगेटिव है, और dx by dt नेगेटिव होने का मतलब वेलोसिटी क्या है आपकी? नेगेटिव है, नेगेटिव, राइट? वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब क्या है? इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या है? उल्टे तरफ, ऑपोजिट होगा। किसके ऑपोजिट है? चोजन पॉजिटिव, चोजन के। हाँ। तो अगर ये मेरा नंबर लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है वो एक्चुअली इधर चल रहा होगा। आ रही बात समझ में? और इसी वजह से इसकी पोजीशन क्या होगी? घटती चली जाएगी। ये जहां पे भी है उससे अगले पल क्या होगा? उसकी पोजीशन घट जाएगी, फिर अगले पल क्या होगी? उसकी पोजीशन और घट जाएगी। तो नंबर लाइन में ये पीछे की तरफ आपको ज्यादा दिखेगा। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे नोटिस करो। स्टार्ट कर रहा है वो एक बड़े पोजीशन से, और जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करता जा रहा है उसका पोजीशन देखो आपका डिक्रीज करता जा रहा है। कैन यू सी दिस? राइट? यस। ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, जैसे यहाँ पे पोजीशन ड्रॉ किया और यहाँ पे हमने टाइम को ड्रॉ किया। अब मान लो किसी ने ऐसा ग्राफ दिखा रखा है, ये क्लियरली आपको दिखना चाहिए। इसमें क्या दिख रहा है आपको? स्लोप है, साथ साथ में क्या हम इंक्रीजिंग स्लोप, राइट? इसका मतलब यहाँ से आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ करें? dx by dt आपकी इंक्रीज कर रही है, एंड इससे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है, करेक्ट? dx by dt इंक्रीज करने का मतलब क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। Yes, sir. राइट? और एक और चीज नोटिस करो कि dx by dt यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, राइट? है ना? यस सर। इसका मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, ठीक है? तो ये किसका एग्जांपल है? ये यूनिफॉर्म मोशन का, राइट? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। इट्स नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे पोजीशन है, एंड मान लो भी यहाँ पे ऐसे ग्राफ होंगे। Non-uniform motion where the velocity is decreasing. वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। हाँ, वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रहा है। ओके, मतलब आप स्लोप शायद देख रहे हैं ना, कि स्लोप घट रहा है, राइट? यस, स्लोप इज डिक्रीजिंग। मतलब ये लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव हो रहा है, इस वजह से आप कह रहे हैं, है ना? हाँ सर, वहाँ पर मतलब लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे देखो, मेरे को बोलने दो, ठीक है? यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे एंगल जो दिखेगा वो बड़ा दिखेगा, राइट? दिस इज अ बिगर एंगल, एंड यहाँ पे दिखेगा एंगल छोटी एंगल है, राइट? और इसी बेसिस पे आप कह रहे हो कि एंगल अगर छोटा हो गया है तो पक्का टाइम की वैल्यू छोटी होगी, बट यहाँ पे टाइम क्या है? नेगेटिव है, राइट? तो इसीलिए स्टीपनेस यहाँ पे तो थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब है यहाँ पे मे भी, जैसे यहाँ पे tan की वैल्यू सपोजली यहाँ पे tan थीटा अगर आप कैलकुलेट करते तो यहाँ पे मे भी अगर -2 आता
तो tan थीटा यहाँ पे क्या आएगा -5 में भी ऐसा कुछ आएगा, राइट, है ना? आ रही बात समझ में आपको? हाँ सर। स्टीपनेस बढ़ गई है। अब खुद ही लॉजिकली सोचो तुम, यहाँ पे जो वेलोसिटी है आप बोल रहे हो कि यहाँ पे इस लोकेशन पे वेलोसिटी -2 है और इस लोकेशन पे वेलोसिटी आपकी -5 है, ठीक है? ये जो नेगेटिव क्वांटिटी एसोसिएटेड है इस वेलोसिटी के साथ, क्या वो क्वांटिफिकेशन के लिए है या डायरेक्शन के लिए है? Direction. डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन के लिए। क्वांटिफिकेशन के लिए तो नहीं है, राइट? No, sir. नो सर। मतलब ज्यादा है या छोटा है, क्या बड़ा वैल्यू है या छोटा वैल्यू, उसके लिए तो नहीं है ये, No, sir. राइट? नो सर। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए जब आप नेगेटिव एसोसिएट करते हो तो वो डायरेक्शन के लिए एसोसिएट करते हो। तो यहाँ पे v की वैल्यू आपने -2 लिखी है, दूसरी जगह पे -5 लिखी है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पहले वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट से चल रहा है, बाद में वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 5 यूनिट से चल रहा है, राइट? तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो तुम क्या डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस दोगे, बड़ा और छोटा कंसीडर करते हो? नहीं सर, वैल्यू। नहीं नहीं सर। सर, मैग्नीट्यूड को इम्पोर्टेंस देंगे। ये तो वैसी बात हो गई ना कि अगर मान लो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो जैसे कन्वेंशन होती है। तुम सोचो कि कोई अगर किसी ने राइट की तरफ पॉजिटिव चूज कर लिया है और इमेजिन करो 2 कार जा रही है, एक राइट की तरफ जा रही है और एक लेफ्ट की तरफ जा रही है। राइट वाली कार जा रही है राइट वाली कार सपोजली जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, और लेफ्ट वाली कार जो जा रही है वो मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकंड, राइट? तो 100 मीटर पर सेकंड को आप बोलोगे -100 मीटर पर सेकंड, और इस केस में आप क्या बोलोगे? लेफ्ट वाली कार स्लो चल रही है, उसकी वेलोसिटी कम है, ये बोलोगे क्या आप? नहीं नहीं सर। No, sir. तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि वेलोसिटी वहां पे डिक्रीज कर रही है? वेलोसिटी डिक्रीज नहीं कर रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। Increasing in opposite You need to direction. understand कि मैथमेटिक्स इज स्लाइटली डिफरेंट। यहाँ पे कंसेप्चुअली जो एप्लीकेशन है वो ये है कि व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो मैथमेटिकली नेगेटिव आ रही है तो वो नेगेटिव क्वांटिटी मेरे लिए वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का नेगेटिव होने का जस्ट इतना ही सिग्निफिकेंस है, दैट इज ऑपोजिट टू चोजन पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड उस केस में अगर आपको बड़ा छोटा कंपेयर करना होता है तो साइन को छोड़ के आप बड़ा छोटा कंपेयर करते हो, आप साइन को लेके बड़ा छोटा कंपेयर नहीं करते। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या होगा? dx/dt। पहली चीज तो आपको रियलाइज करनी है ये नेगेटिव क्वांटिटी है। दूसरी Yes, sir. चीज ये रियलाइज करने की जरूरत है कि dx/dt तो आपका घट रहा है, dx/dt इज डिक्रीजिंग, बट मैग्नीट्यूड ऑफ dx/dt इज इंक्रीजिंग, एंड देयरफॉर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जब हम बोलते हैं वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है तो मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर करके बोलते हैं, उसको हम साइन के साथ नहीं बोलते। वी डोंट टॉक ऑफ साइन व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी वेदर इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो वेलोसिटी की वैल्यू आप क्या बोलोगे यहाँ पे? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, Increasing. ठीक है? आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड दिस, ठीक है? यस Yes, sir. यस सर। अभी अगर यहाँ पे इसको देखें, जस्ट अ सेकंड, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो पोजीशन दे रखा है एंड यहाँ पे टाइम दे रखा है, ठीक है? अगर मान लो ऐसा एक कर्व दिखाया था मैंने, ठीक है? दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इस पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर मुझे बोला जाए कि वेलोसिटी बताओ बढ़ रही है घट रही है, तो क्या करेंगे? इनिशियली स्लोप चेक करो, ये स्लोप पॉजिटिव है, First it's decreasing, स्लोप then इज we come पॉजिटिव, गुड। इफ द स्लोप इज and then पॉजिटिव, Then it is increasing in the opposite direction. गुड, वेरी गुड। पहले स्लोप घटी, फिर ये 0 हो गई एक पॉइंट पे, और फिर उसके बाद फिर स्लोप क्या हो गया आपका? उल्टे डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड में क्या हो गया? ये बढ़ता चला गया, राइट? कैन यू सी दिस? हाँ सर। एक और चीज नोटिस करो, अगर मैं इस पॉइंट पे कह रहा हूँ कि स्लोप 0 है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी 0 है। और अगर आप नोटिस करोगे तो वेलोसिटी 0 होने के बाद इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो गया है। कैन यू सी दैट? पहले इसकी पोजीशन बढ़ रही थी, मतलब अगर ये नंबर लाइन होता तो ये आगे की तरफ चल रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच चुका है। उसके बाद फिर देखो इसकी पोजीशन घटनी शुरू हो गई, मतलब रिवर्स आ रहा है, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये चीज का समझ होना चाहिए आपको कि अगर पोजीशन बढ़ रही है घट रही है तो उससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक बार जस्ट इसको भी मार्क कर लेते हैं, लेट्स मार्क दैट। बाबा यहाँ पे इतने देर से लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आधा घंटा निकलने के बाद। अच्छी बात है, समझ ना आए तो टीचर की प्रॉब्लम। ओके
तो यहाँ पे कंक्लूजन हमारा क्या आएगा, dx by dt is positive initially and decreases, becomes zero, thereafter it starts increasing in magnitude in opposite direction. So obviously ये सारे एग्जांपल मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दिए. This is also non-uniform, this is also non-uniform. ठीक है. जितने लोगों ने भी लेट से ज्वाइन किया है, आपको समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है. जितने लोगों ने भी लेट से ज्वाइन किया है, आप बीच से एंटर करोगे, स्टार्टिंग के डेफिनेशंस मिस आउट करोगे, फिर बीच में कनेक्शन नहीं बनेगा, आपका दिमाग समझ नहीं आएगा, फिर उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ. बहुत लोगों का, कुछ लोगों का तो जेन्युइनली प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है, बट कुछ लोग डिलिबरेटली लेट करते हैं. आपको पता ही नहीं कि क्लास कितने बजे आते हैं, जब मन करता है तब एंटर करते हैं. तो उस केस में हम कैसे ही समझाएंगे आपको, बताओ. डेफिनेशन वेलोसिटी का मिस कर दिया, वेलोसिटी के एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपको कैसे समझ आएगा. ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज देखो. अगर मान लो कि वेलोसिटी मेरे को दे रखी है, v को हमने कैसे लिखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने कैसे लिखा है, dx by dt लिखा है. अगर मैं dx को यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, v dt. अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन dx विल बी इंटीग्रेशन ऑफ v dt. करेक्ट. मान लेते हैं t1 टाइम पे पोजीशन x1 थी और t2 टाइम पे पोजीशन x2 थी, तो इंटीग्रेशन dx की वैल्यू क्या होगी, x, राइट. और x का अपर लिमिट है x2 और लोअर लिमिट है x1, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 डेल्टा x लिख सकते हो, राइट. अब RHS क्या है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, राइट. अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तब तो ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, बट अगर ये वेरिएबल हुई तब तो आप इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते. कैन यू टेक इट आउट? नहीं. तब आपको जो भी वैल्यू दी हुई है आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप इंटीग्रेट करोगे तब आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. ठीक है, राइट. ग्राफिकली क्या हम जानते हैं कि ये क्या इंडिकेट करता है. डू वी नो व्हाट इज दिस ग्राफिकली? area of velocity with respect to the time graph. Very good. Area under VT graph, right? VT graph. Yes, sir. So area, अगर आपसे किसी ने बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको एरिया से क्या मिलती है, तो क्या आप बता सकते हैं क्या मिलती है? डिस्टेंस. ये डिस्टेंस है. ये डेल्टा x कैलकुलेट कर रहे हो x2 माइनस x1 से, अभी भी कंफ्यूजन है ना आपको कि ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड है या डिस्प्लेसमेंट है. तब तो इसके मतलब मम्मी आपको जो रोज फोन पकड़ती है, जब आप वो ओकेजनली वो 5 मिनट के लिए फोन पकड़ते हो, तो मम्मी सही रहती है ना, कि आपने सारा टाइम पकड़ रखा था वो फोन, है ना. बीच का कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए. आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड, बिल्कुल आप भगवान हो, है ना, कि आपको बस इनिशियल पोजीशन बता दिया जाए और फाइनल पोजीशन बता दिया जाए, तो आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड आराम से बता सकते हो, है ना. हम कभी नहीं बता सकते, राइट, जब तक हमें एग्जैक्ट पाथ का नहीं पता. अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ. सपोजली मेरे पास ऐसा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है. मान लेते हैं कोई भी एक रैंडम सा मैं शेप ड्रॉ कर रहा हूँ. जस्ट ऑब्जर्व ओवर हियर. यहाँ पे मान लो वेलोसिटी है और यहाँ पे मैंने टाइम का एक्सेस ले रखा है. एंड मान लो कोई भी एक रैंडम सा शेप में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सोच समझ के नहीं कर रहा हूँ, जो भी हाथ में चल रहा है मैं वैसे ड्रॉ कर लिया. मैंने रैंडम सा कुछ भी शेप ड्रॉ किया है, ठीक है. अब मान लेते हैं इसमें कोई भी 2 इंस्टेंट में टाइम का कंसीडर कर रहा हूँ. लेट अस से दिस इज सम टाइम t1 एंड दिस इज अनदर टाइम t2. t1 से t2 यहाँ के बीच का इंटरवल है जो हम कंसीडर कर रहे हैं. दिस इज t इक्वल टू t1 एंड दिस इज t इक्वल टू t2. मेरे को t1 से t2 के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, दोनों ही चाहिए. आई नीड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, आई आल्सो नीड डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल t1 टू t2. ठीक है, इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में मेरे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए. अभी आपने देखा कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैलकुलेट करेंगे तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. एरिया यहाँ पे कौन सी एरिया आने वाली है? अभी यहाँ पे एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे कौन सी एरिया आएगी, एक बार चेक करें. ये वाले पोर्शन का एक एरिया आएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया आ रहा है वो आपको लेना पड़ेगा. सो वन इज दिस पोर्शन ऑफ द एरिया, द अदर इज दिस पोर्शन. हाँ बेटा ले रहा हूँ उसको.
and the last will be this portion of the area. You're getting tired, beta, go and sleep. I'm not tired. I'm not tired. Okay. I'm seeing how you are doing nicely. Can do that. Yes. Okay. So अभी देखो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप देखो यहाँ पे, इसमें मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया कैलकुलेट कर लिया है. लेट अस से कि ये वाली एरिया A1 आ रही है, जिस मैंने कैलकुलेट कर लिया. दिस इज एरिया A1, दिस इज एरिया A2 एंड दिस इज एरिया A3. ठीक है. अब अगर अगला सवाल ये है, आपको थोड़ा सोच के बताना है कि नीचे के पोर्शन का क्या यूसेज है और ऊपर के पोर्शन का क्या यूसेज है. ठीक है, थोड़ा सोच के बताओ मुझे, क्योंकि मुझे डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही चाहिए. हाउ विल यू यूज दिस एरिया? A1 plus A2 plus A3 करेंगे, पर डिस्प्लेसमेंट में A1 plus A3 minus A2 हो जाएगा, क्योंकि A2 नीचे आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे नेगेटिव हो जाएगा. गुड गुड. Yes. क्योंकि आपको ये रियलाइज, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने. यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इस पूरे पोर्शन में देखो, इस पूरे पोर्शन में वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, राइट? पॉजिटिव. यस सर. वेलोसिटी घट रही है, इससे कोई लेने देना नहीं है. वेलोसिटी पॉजिटिव है. वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो मैं यहाँ पे फास्टर ट्रैवल कर रहा था, फिर स्लोअर हो गया, फिर और स्लोअर हो गया, फिर और स्लोअर हो गया, और एक पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई, राइट? कैन यू सी दैट? यस सर. बट Yes, चला एक ही डायरेक्शन में ना, और वो कौन सा डायरेक्शन था? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, राइट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. उसके बाद क्या हुआ? मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो रिवर्स हुआ है, क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी आ गई है. कैन यू सी दैट? यस और सर. नेगेटिव में मैं फास्टर जाता गया, क्योंकि यहाँ पे देखो छोटी वेलोसिटी है, फिर बड़ी है, फिर और बड़ी हो गई, राइट? बड़ी हो रही है, ये सही कह रहा हूँ मैं या गलत कह रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है. Magnitude of velocity is increasing. नेगेटिव एक्स Yes. डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज, राइट? इंक्रीजिंग. Yes, यस sir. ऑपोजिट ठीक है. डायरेक्शन. तो इसका मतलब यहाँ से वो स्टार्ट करके फिर अब उल्टा तरफ क्या हो रहा है? उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, राइट? यस. राइट. Yes, यहाँ sir. पे देखो Yes, वेलोसिटी sir. मैक्सिमम हो गई, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी है, राइट? उसके बाद फिर Yes. देखोगे तो वेलोसिटी फिर घटता जाएगा, ये घटता जा रहा है, बट डिस्प्लेस तो वो किधर कर रहा है? नेगेटिव में ही कर रहा है ना. नेगेटिव. आया जब घटते 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 वापस से क्या हो गया? वेलोसिटी 0 हो गई. तो यहाँ पे कहीं उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है. 0. उसके बाद फिर वापस से उल्टे डायरेक्शन में क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है, राइट? यहाँ पे देखो, तो अब ये वापस से इधर जाना शुरू किया और फास्टर होता जाएगा, राइट? आ रही बात समझ में आपको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल निकालनी है, डिस्टेंस ट्रैवल, तो सारा एरियाज को क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा. Yes. इधर जो Yes. ट्रैवल किया, इधर जो ट्रैवल किया और इधर जो ट्रैवल किया, ये सारा एरियाज क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट? यस. और अगर डिस्प्लेसमेंट Yes. निकालनी है तो तो पॉजिटिव ओनली डायरेक्शन A3 का अलग, माइनस. हाँ, तो फिर जो पॉजिटिव डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है उसको अलग लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट उसको अलग लेंगे, और फिर उन दोनों का क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस ले लेंगे. एल्जेब्रिक आपको सम. बात समझ आई? तो अगर किसी ने आपसे बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हम सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, तो ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है? नो सर. गलत कह रहा No, है, sir. You can find both distance and displacement. we can Distance get and both both. distance as well as displacement. ठीक है. तो यहाँ से अगर डिस्टेंस ट्रैवल पूछा गया होता हमसे, डिस्टेंस ट्रैवल that will be a1 plus minus of a2 and plus a3 हो जाएगा. Oh sorry, plus a2 हो जाएगा. तो तीनों को ही ऐड कर देंगे. a2 यहाँ पे प्लस रहेगा बेटा. डिस्टेंस ट्रैवल ना a2 होगा. और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो a1 plus a3 minus a2. इसको ऐसे लिख लेते हैं, a1 plus minus of a3 and फिर plus a3 लिख लेते हैं. ठीक है. तो वो a2 होगा minus a2 होगा. अच्छा हाँ, a2 ये a2 होगा. ये क्या ठीक है. पेंडुलम के बॉब की तरह है? क्या फिर से बोलो बेटा. सर ये जो मोशन दिख रहा है, सर ये पेंडुलम के बॉब की तरह डिलीट कर सकते हैं? कह सकते हैं. ठीक है. अभी फिलहाल के लिए उस सब पे नहीं जाते हैं. बस मैंने क्या बोला आपको, कोई भी एक रैंडम सा मैंने कर्व ड्रॉ किया, कुछ सोच समझ के नहीं किया. ठीक है. तो आइडिया आपको क्लियर पता चल गया कि यहाँ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे निकाल सकते हैं, राइट? ठीक है. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. Yes, sir. और ये भी ध्यान रखना कि अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, if velocity is variable, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है. इंटीग्रेशन जब करोगे तो पक्का है आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा, डिस्टेंस ट्रैवल नहीं मिल सकता, राइट? क्योंकि इससे क्या मिल रही है आपको? x2 - x1 मिल रही है. माइनस x1. इंटीग्रेशन से कभी क्या आपको डिस्टेंस ट्रैवल मिल सकता है? मिल No, सकता है sir. अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ना हुआ हो, राइट? मिल सकता है. If is the constant. नहीं. अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ हो तो इंटीग्रेशन से भी आपको डिस्टेंस ट्रैवल मिल जाएगा. जैसे अगर मान लो कि ये t1 हुआ होता और यहाँ पे t2 में ले लेता, तो इसके बीच में तुम अगर नोटिस करोगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कभी चेंज ही नहीं हुई.
और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं है तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, सेम ही तो आएगा ना, राइट? तो इंटीग्रेशन पे आपको डिस्प्लेसमेंट तो 100% मिलेगा, बट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है सेम हो सकता है ना भी हो, ठीक है? ये ध्यान रखना। अगर आपको पोजीशन दी हुई है, जैसे पोजीशन दी हुई है, पोजीशन दी हुई है, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो आपको क्या मिलती है, वेलोसिटी मिल जाती है, right? तो वेलोसिटी और वेलोसिटी को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, पोजीशन। पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन निकालने का मतलब ही हम पोजीशन निकाल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल पोजीशन अगर पता हो तो, राइट? आ रही बात समझ में आपको? यस सर। ठीक है, पोजीशन पता है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके, और अगर वेलोसिटी पता है तो इंटीग्रेट करके हम पोजीशन निकाल सकते हैं, ठीक है? With respect to time. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है? इस जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करके देखते हैं। लेट्स सी कितने लोग सीख रहे हैं। द पोजीशन of a particle moving along x-axis varies with time as per the relation x equal to, से दे रखा है मैंने आपको 2t square minus of 16t plus 4, where t in seconds gives x in meters. Now the question asks is find पहला distance travel in the interval t equal to 0 to t equal to 6 seconds। ये कितनी है कि आपको पहले फाइंड करनी है। दूसरी आपको फाइंड करनी है position at the instant when velocity is 0। चलो जल्दी अटेम्प्ट करो, देखो क्या है, जल्दी। लेट्स सी कौन पहले करके देखो। सबसे पहली चीज आपको डिस्टेंस ट्रैवल पूछा है, सो दिस डिस्टेंस ट्रैवल इज इट इक्वल टू x2 minus x1 or it is not? So not necessary. No, sir. No sir, no sir. 4 second it will be 0. So it will Not necessarily, right? Not necessarily, right? तो Yes, सबसे पहली चीज आपको क्या चेक करने के लिए बताया कि Sir, डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होने के लिए direction- सो वी नीड टू चेक whether direction of motion reversed in the interval t equal to 0 to t equal to 6 seconds, करेक्ट है ना? राइट, हमको ये चेक करनी पड़ेगी। जब तक हम ये चेक नहीं करेंगे तब तक हम ये कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया सबसे पहले, और ये चेकिंग कैसे करते हैं आपको ऑलरेडी समझाया था। कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं? वेलोसिटी कब 0 होगा We can check when the velocity is 0 and Exactly. when 0 होगा तो position। अगर वेलोसिटी 0 हो गई in between 0 to 6 seconds, then direction of motion will change. Direction of motion changes, and then distance traveled will not be same as displacement. ये इतनी बार बताया, आज भी डिस्कस करते हो, इतनी बार समझाया, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप लोग इसका वही काम कर रहे हो। ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ। देखो, मुझे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है उसने 2t स्क्वायर minus 16t and plus 4 दे रखा है।
अब dx by dt करते हैं सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए, तो हमारे पास आएगा 40 minus 16, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए, वेलोसिटी की वैल्यू 0 कब हो रही है, एट कितना t equal to 4, दिख रही है आपको, हाँ राइट। और 4 सेकंड पे अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो चुकी है तो आप श्योर होके कह सकते हैं क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग आएगा, राइट। Yes. आई बात समझ में आपको। सो देयरफॉर डेफिनेटली आप कह सकते हो डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये कंक्लूजन आ गया। तो जितने लोगों ने भी x2 - x1 करके किया है वो सबका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, राइट। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अच्छा आपको ये पता चल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन 4 सेकंड पे चेंज हुई है, क्या और कभी भी चेंज हुई है, नहीं, राइट, Yes. राइट। नहीं sir, नहीं. इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 4 सेकंड तक वो यूनिडायरेक्शनली चल रहा है, यूनिडायरेक्शनली मतलब एक ही डायरेक्शन में चला है, राइट। और 4 सेकंड से हमारा जो टाइम इंटरवल है 6 सेकंड, 4 से 6 के बीच में वो यूनिडायरेक्शनली चला है। Yes sir. तो क्या हम उस इंटरवल के लिए पर्टिकुलरली मैं बोल सकता हूँ क्या कि 0 से 4 सेकंड के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट होगा सेम होगा मैग्नीट्यूड में, राइट। हाँ सर। और 4 से 6 सेकंड में भी मैं ये बात बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, हाँ सर। हाँ ठीक है। सर। अब हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैसे निकालेंगे देखो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन एट 4 सेकंड्स माइनस ऑफ पोजीशन एट 0 सेकंड्स प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन एट 6 सेकंड्स माइनस ऑफ पोजीशन एट 4 सेकंड। क्या कहा जा सकता है ऐसा? यस सर। यस। आई होप सबको ये बात समझ आ गई है, ठीक है। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब आप इसमें इस इक्वेशन में t इक्वल टू 4 डालोगे, एक बार इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 डालोगे तो ये वाला 4 तो कॉमन होगा, वो कटेगा ही, देखो यहाँ पे। तो ये वाली वैल्यू को मैं जब सब्स्टिट्यूट करके निकाल रहा हूँ तो 4 डालेंगे तो 2 into 4 का स्क्वायर इज 16, 16 into 2 is 32, so 32 minus of 16 into 4 is 64 plus 4 and then minus of 4, इसका मैग्नीट्यूड लेना है प्लस पोजीशन है 6 सेकंड, 6 is 36, 36 into 2 is 72, 72 minus of 16 into 6 is 96 plus 4 and minus of ये वापस से 4 पे, मतलब ये तो वापस से वही 32 minus 64 and plus 4 हो जाएगा। इसका मॉड लेना है, ये 4 तो कट जाएगा, इसको मैं हटा ही देता हूँ। तो यहाँ पे बच रहा है हमारे पास 32 minus 64 मतलब -32, उसका मॉड लेंगे तो 32 हो जाएगा। ये नेगेटिव 32 आने का क्या मतलब है, ये नेगेटिव 32 आने का क्या मतलब है, उसका मतलब है उसका डिस्प्लेसमेंट वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में था, राइट। राइट। और नेगेटिव डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर 32 है तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, 32 लेंगे ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मॉड लेने की जरूरत है आपको। तो यहाँ पे 32 हो गया प्लस, अब दूसरे में कितनी आ रही है चेक करें एक बार, ये है 32 minus 96 मतलब कितना बचा है -24, और यहाँ पे बच रहा है आपका -32, so -32 and -24 that becomes -56, करेक्ट है? Yes. अच्छा नहीं, यहाँ माइनस था, ये प्लस हो जाएगा। हाँ so वो प्लस हो जाएगा। दिस इज -24 and plus 32, -24 and plus 32 and that becomes +8, और +8 होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट था तो यहाँ पे पॉजिटिव आना ही चाहिए था ना, राइट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हुआ था, रिमेंबर 4 सेकंड पे, राइट। तो यहाँ पे +8 करेंगे, मिला के कितना हो गया, ये 40 मीटर हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जैक्टली बताया आप कैसे कर सकते थे फाइनल माइनस इनिशियल करने की, सिंस आपको आदत है। बट आई हैव अ वेरी स्मार्ट वर्क एंड बेटर ऑल्टरनेटिव टू डू सच क्वेश्चंस जिसमें वेलोसिटी की वेरिएशन आपको पता चल जाती है लीनियर है। लीनियर इक्वेशंस क्या हमें प्लॉट करना आता है? डू वी नो हाउ टू प्लॉट लीनियर इक्वेशंस? यस सर। हाँ सर। 3 is 40 minus 16. Will we be able to draw this graph? Will we be Yes, able sir. to draw this graph? Positive slope, negative intercept, right? Yes, 60 negative intercept. Slope 4. Slope 4 होना चाहिए और negative intercept 16 होनी चाहिए नेगेटिव में। So this is -16 और यहाँ से अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचूँ, ऐसा ही कुछ ग्राफ होगा, right? Somewhere like this. Yes, sir. Right? तो भी आपको ये ऑलरेडी पता चल चुका है, ये टाइम आपका 4 सेकंड है, राइट। 4 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई थी, राइट। यस।
एक बार नोटिस करो इसका स्लोप, एक बार देखो कि 4 आ रहा है या नहीं, एक बार चेक करो। ये हाइट कितना है, 16 है ना, 16। और ये वाली बेस लेंथ कितनी है, 4। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो देखो तो tan थीटा की वैल्यू 16/4, क्या ये 4 आ रही है? Yes, sir. Yes, और वो नहीं चाहिए थी क्योंकि स्लोप कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था ना। अब यहाँ पे कहीं पे 6 सेकंड को मार्क करें, और 6 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी अपने को नहीं पता, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बस इक्वेशन में डाल देते हैं। 6 डाल दो यहाँ पे, इस इक्वेशन में 6 डाल दो, तो 4 × 6 becomes 24। 24 में से 16 चला गया तो 8 बचेगा, राइट। यहाँ पे 8 आ गया। या फिर डायरेक्टली आप वो इक्वेशन, वो चीज को भी यूज कर सकते थे कि ये वाली जो ट्रायंगल बन रही है इसकी स्लोप कितनी होनी चाहिए थी, 4। यहाँ पे देखो बेस अगर 2 है तो ये हाइट कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तभी तो स्लोप 4 आएगा, राइट। हाँ आई बात समझ में? जी सर। ओके। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज देखो, क्या हमें इस पोर्शन का एरिया पता है? डू वी नो दिस पोर्शन's एरिया? Yes. आप Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये एरिया को अगर ए मार्क कर रहे हैं तो ये एरिया कितनी हो जाएगी? दिस एरिया विल बी हाफ इनटू बेस व्हिच इज 4 इनटू हाइट व्हिच इज 16। तो कितनी आ रही है? दिस इज 2। करेक्ट है? करेक्ट है? हाँ sir. हाँ, sir. अब मैं ये डायरेक्टली कह सकता हूँ कि इसकी एरिया a/4 आएगी। दिस एरिया विल बी a/4। आप बता सकते हैं कैसे? क्योंकि सिमिलर, क्योंकि लिए और उधर हाइट 8 हो गया, हाफ हो गया, और इधर बेस 4 लिए और उधर 2 हो गया, हाफ हो गया, तो टोटल 1/4 हो जाएगा। दैट्स इट। मतलब बेस भी हाफ कर रहे हैं और हाइट भी हाफ कर रहे हैं, राइट। तो इससे एरिया तो 1/4 हो ही जाना है। तो ये आपने Yes, निकाला sir. था 32 निकाल रखा था, इसको एरिया को 32 निकाल रखा था, तो ये कितना आएगा? 8 आएगा ना। 8 Yes. क्या हमारे देखो तो एक बार चेक करो, क्या यही आया था? नेगेटिव हाँ। डायरेक्शन 32 आया था और पॉजिटिव डायरेक्शन में 8 आया था ना। जी सर। आप सोचो इधर कितना सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, देखो कितना सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है यहाँ पे, और यहाँ पे बिना कैलकुलेशन, मतलब एकदम रेयर कैलकुलेशन है, बहुत ही थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे तो हम इजीली निकाल सकते थे। तो डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ से क्लियरली दिख रही है मुझे। डिस्टेंस ट्रैवल इज कितनी? a plus a/4 and that becomes 32 plus 8 which is 40। हाँ बेटा बोलिए। सर एक चीज समझ में नहीं आया इस ग्राफ में। बोलिए बेटा, क्या नहीं समझ आई? सर वो 6 कैसे आया 4 के बाद, वो जरा समझ में नहीं आया। अरे हमें तो 6 सेकंड तक ही तो निकालना था ना। ओके सॉरी, तो वो क्वेश्चन नहीं देगा। क्वेश्चन नहीं तो गिवन है। Guys, मैं खुद से क्यों लूंगा? जो क्वेश्चन का डेटा है उसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा सही है। ठीक है। सो हमें ये तो मिल चुका है। सेकंड पार्ट का मेजॉरिटी लोगों ने ठीक आंसर दे दिया। ये आसान था। पोजीशन एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी तो 4 सेकंड पे 0 हुई थी। ये पहले पार्ट का हमने आंसर कंप्लीट कर लिया। अभी सेकंड पार्ट के आंसर पे जाएं। तो वी नीड पोजीशन एट 4 सेकंड्स। तो पोजीशन एट 4 सेकंड्स तो हमने ऑलरेडी शायद कैलकुलेट किया था। आगे था ये वाला 32 - 64 + 4। 32 - 64 + 4, so that becomes minus of 28 मीटर। यही आपका आंसर है। आई होप सबको समझ आ गई है। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कोशिश करना कि इसी तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए जो ग्राफिकल वे है ये बहुत ही आसान हो जाएगा। बट हाँ, ये ग्राफिकल वे इजियर क्यों हो रहा है आपको ये पता चल रहा है? क्यों इजियर हो रहा है? क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन से जो भी एरियाज बनते हैं वो एरिया सारे क्या है? ट्रायंगल्स की तरह ही। ट्रायंगल का एरिया तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होता है ना। बट अगर ये कर्व होता, सपोजली ये कर्व होता, तो क्या आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की तरह कहीं निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। आ रही बात समझ में? আমি না xt গ্রাফ দিয়ে করেছি। I You plotted plotted the values of x for all values of t and then I calculated it accordingly. but this will be a parabolic graph, right? This will be a parabolic graph. Yes sir, वो पैराबोला को ही मैंने प्लॉट तो- किया और corresponding values तो उसमें आपने Like यही मैं- चीज किया होगा। आपने यही चीज ही किया होगा। हाँ टेक्निकली वही चीज। हाँ, तो फिर आप तो ज्यादा मेहनत किया ना। आप ज्यादा मेहनती बनना चाहते हैं या जहाँ पे हम मेहनत को अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करना सीखें। अच्छा अवॉइड करना, टाइम बचा। हाँ, मेहनत तो वैसे किसान भी कर रहा है ना, राइट। बट आपको किसान बनना है। आई एम नॉट ऑफेंडिंग, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं किसान को बोल रहा हूँ कि वो लेस अच्छा काम कर रहे हैं।
बट हमको तो ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह का मेहनत पे कितना आउटपुट लेना चाह रहे हैं। हमें जहाँ पे दिख रहा है कि छोटा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दिख सकता है मुझे, तो फिर हम छोटे सॉल्यूशन पे जाएंगे ना, क्यों अननेसेसरी का लंबा लंबा कोई सॉल्यूशंस लेंगे। ठीक है। ओके चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। सर बेटा बोलिए। স্যার বলছি পার্ট 2 তে একবার x4 টা ওইটা আরেকবার একটু বোঝান না। अरे टाइम कितना था जब वेलोसिटी 0 हुआ था? कब वेलोसिटी 0 ও हुआ था? 4 সেকেন্ড ছিল। तो 4 सेकंड्स पे पोजीशन निकालना, यही तो क्वेश्चन में बोला गया था। क्वेश्चन तो पढ़ लो कम से कम, आंसर करने से पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन क्या बोला उसने? পজিশন এট দ্য ইনস্ট্যান্ট when velocity is 0। ও আচ্ছা ওইটাই আমি ভাবছিলাম ফার্স্ট পার্টটাই কন্টিনিউ করছেন, ওইটা আমি গুলিয়ে ফেলেছিলাম। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ सर इसमें नंबर लाइन से कर सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट था? अरे नंबर लाइन से करने के लिए तो तुम वापस से यही चीज ही करोगे, यही चीज ही करोगे जो वो बोल रही है, ऐशी बोल रही है वो ग्राफ से करोगे, तुम बोल रहे हो नंबर लाइन से करेंगे। अरे पार्ट तो तुमको यही करना पड़ेगा, यही कैलकुलेशन करोगे। अच्छा हाँ। तुम 4 से तो ये पता है कि स्टार्ट क्या है, t इक्वल टू 0 पे, तो उसका पोजीशन फाइंड करोगे। फिर तुम देख रहे हो कि कब वेलोसिटी 0 हो रही है, वो 4 सेकंड, तो वहां पे उसकी वैल्यू लिखोगे। उसके बाद फिर डायरेक्शन रिवर्स हुआ, उसके बाद फिर 6 सेकंड पे पूछा है तो वहां का लिखोगे। तो फाइनली कर तो वही रहे हो, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, ये सब वैल्यूज निकाल निकाल के यहाँ पे मार्क करोगे। तो वही चीज तो मैंने बिना मार्किंग करे यहाँ पे दिखा रखा है। जी सही 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 है सर। ठीक है। हम्म। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एक्सेलिंग डालिए, स्पीड देखिए। स्पीड, अब स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड जैसे वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट से फाइंड करते हैं। जब हम स्पीड फाइंड करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल से फाइंड करेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल से वेलोसिटी तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकता है, बट स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रैवल से डिफाइन होता है कि किस रेट से कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस कवर करता है तो वो अगर बेंड पाथ में भी मूव करता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल निकालें और फिर टाइम इंटरवल से डिवाइड करें तो मुझे वो स्पीड दे देगा। ठीक है। और ये स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रैवल से निकल रही है। डिस्टेंस ट्रैवल भी पॉजिटिव होगा और टाइम इंटरवल भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो दो पॉजिटिव चीजों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। सो इट इज द रेट एट विच the distances are being covered by an object in motion. There's no ice cream. I have eaten. So it is the rate at which the distances are being covered by object in motion. अब इसमें फिर से देखो मैंने क्या डिफाइन किया, यहाँ पे रेट बोला, और अभी मैंने बताया था कि कभी भी अगर हम रेट डिफाइन करेंगे तो दो तरह से डिफाइन करेंगे। वन विल बी इंस्टेंटेनियस रेट एंड द अदर विल बी एवरेज रेट। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ से भी अब स्पीड को भी मेरे को दो तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। एक होगा आपका एवरेज स्पीड और दूसरा होगा हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड अगर डिफाइन करनी है तो स्पीड के लिए तो v यूज करते हैं, v तो वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पे मैं v नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली स्पीड ही लिख दे रहा हूँ, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन कि ये v तो नहीं लिख रहे हैं इसके लिए। ठीक है, क्योंकि v वेलोसिटी के लिए एक्सक्लूसिवली हमने यूज किया है। सो दिस एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन, यहाँ पे टाइम टेकन आपको लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट इक्वल टू x2 minus x1 by t2 minus t1 का मैग्नीट्यूड। ये नहीं करना आपको, दिस इज नॉट टू बी डन। मतलब किसी ने बोला मॉड ऑफ x2 minus x1 कर लो, इससे डिस्टेंस ट्रैवल मिल जाएगा और t2 minus t1 से डिवाइड कर देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x2 minus x1 does not give us the distance traveled, it gives us the displacement। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अब अगर एवरेज स्पीड की जगह मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए। तो
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करेंगे, टाइम इंटरवल को ऑब्वियसली बहुत छोटा करेंगे। एक चीज देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज डिफरेंशिएट करता हूँ। देखो, मान लो कोई चीज कर्व पाथ में मूव कर रही है, लेट्स से कि एक कर्व ट्रैजेक्टरी में कोई चीज मूव कर रही है, तो वो यहाँ से मूव करके इधर गया, फिर यहाँ से मूव करके इधर गया, फिर यहाँ से मूव करके इधर गया, तो ये इस कर्व ट्रैजेक्टरी में बेसिकली मूव करता हुआ जा रहा है। अगर मैं कोई भी लंबा सा टाइम इंटरवल कंसिडर करूँ तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन जनरल क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? अगर लंबा इंटरवल लेते हो, यहाँ से यहाँ के बीच में अगर होंगे, तो यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज दिस कर्व लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस लेंथ, राइट? Noticed. बट अगर मैं बहुत ही छोटा सा इंटरवल कंसिडर करूं, जैसे dt जैसा इंटरवल कंसिडर करूं, तो उस dt इंटरवल में तुम अगर नोटिस करोगे तो ये लेंथ ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह है या नहीं है? Yes, sir. तो क्या ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हो गया? हाँ सेम होगा, Yes, sir. सेम होंगे। हाँ सर, आई अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, ठीक है? तो अगर टाइम इंटरवल आप बहुत छोटा लेते हो तो आप ये कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड से क्या होगा, मैच करेगा। आ रही बात समझ में आपको? तो अगर मैं कहता हूं कि dx इज डिस्प्लेसमेंट, dx को हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं इन टाइम इंटरवल dt, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल dt, ठीक है? सो देयरफॉर अगर मैं ds कह रहा हूं, दैट विल बी मॉड ऑफ dx। ds क्या है यहाँ पे? ds इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दिस ds इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्या हम कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? क्या यस आप सबको समझ आएगा? Yes, sir. देखो डिफरेंस थोड़ा समझने की कोशिश करो। डेल्टा x का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो दिस इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, बट dx का मैग्नीट्यूड लोगे तो दैट इज एक्चुअली डिस्टेंस ट्रैवल्ड। आई होप आपको ये एग्जांपल से समझ आ गया यहाँ से, राइट? छोटे इंटरवल में जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड से मैच करती है, क्योंकि पाथ बेंड नहीं करता अगर आप टाइम इंटरवल बहुत छोटा रखते हो, ठीक है? बट अगर पाथ इंटरवल लंबे इंटरवल की बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज हो सकती है, और अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई तो इस केस में आप श्योर होकर कह सकते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं ये क्या है, आपका ds/dt है, और ds/dt को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ क्या लिख सकते हैं, dx/dt लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर मैंने मैग्नीट्यूड लिया तो मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी, करेक्ट? हाँ ये dx/dt क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका मॉड ले लिया, मुझे क्या मिल गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। Speed. बट एवरेज वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा? नहीं सर। ठीक है, आई होप आपको ये सबको समझ आ रही है, ठीक है? Yes, sir. तो यस सर, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड वर्ड्स में लिखता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, पढ़ते वक्त ये सब चीजें स्ट्राइक करेगी आपको। बट अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ली जाए, एवरेज वेलोसिटी, this is not equal to instantaneous speed, sorry, average speed. आई होप सबको समझ आ गई यहाँ तक की बात, Yes, sir. ठीक है? ये चीज ध्यान रखने के लिए एक चीज तो बताया आपको कि डिस्टेंस ट्रैवल सिंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो स्पीड भी कभी नेगेटिव होगी क्या? No. नहीं सर, कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है? पॉजिटिव हो सकती है, घट सकता है, बढ़ सकता है, जीरो हो सकता है, बट नेगेटिव कभी भी नहीं होने वाला है, ठीक है? कभी नहीं। ओके, एक और चीज देखो, अगर मैं अच्छा यहाँ से अगर मान लो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने दिया हुआ है, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी हुई है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या स्पीड टाइम ग्राफ निकाल सकते हो? मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने आपको दे रखा है, लेट अस से दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? मैंने आपसे बोला कि इसका स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करके बताओ कैसा होगा। कैन यू ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ? Sir, just the portion जो पार्ट नीचे है उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे ऊपर। reflected. वेरी गुड, क्योंकि ये वाला पोर्शन में तो ऑलरेडी वेलोसिटी पॉजिटिव है,
Yes, वही sir. आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड भी हो जाएगी। Speed हो जाएगा. तो पॉजिटिव है वो भी स्पीड हो जाएगी, Yes. बट जो नेगेटिव है उसी का जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे को स्पीड मिल जाएगा। तो इस पोर्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मिरर इमेज ले लेना पड़ेगा, इसका बेसिकली इधर रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? Yes. तो इसके लिए अगर मेरे को कोई बोले कि स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसी के साथ यहाँ पे ओवरलैप कर रहा हूँ मैं, ब्लू कलर से देखो यहाँ पे ओवरलैप किया है मैंने, और यहाँ से इसका मिरर इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करो जिस ये मिरर इमेज की तरह दिखे मुझे। ठीक है, दिस शुड लुक लाइक अ मिरर इमेज, ये ध्यान रखिएगा। और ये पोर्शन ये, सो दिस इज बेसिकली स्पीड, और ये जो पिंक वाली ड्रॉ कर रखी है क्या है, ये आपकी वेलोसिटी। आई होप सबको समझ आ गई है। ठीक है, Yes, sir. स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया क्या देता है हमें, डिस्टेंस ट्रैवल्ड नेसेसरीली, राइट? Distance time. नहीं है, Yes. क्योंकि ये तो आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये वाला पोर्शन होता था, इसी का मैग्नीट्यूड ले लेते थे और फिर ऐड करते थे, तो वो तो ऑलरेडी आपको यहाँ से मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट? Yes. Yes, तो sir. स्पीड टाइम ग्राफ की एरिया आपको क्या देगी, आपको डिस्टेंस ट्रैवल दे देगी। ठीक है, इस वजह से लिख लेते हैं एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ gives us the distance traveled. ठीक है, इसकी ये क्या हमें डिस्प्लेसमेंट दे सकता है? Yes, sir. For a small time interval. नहीं, डिस्प्लेसमेंट दे भी अगर सकता स्ट्रेट है। लाइन पे जा रहा है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, देन आपको ये स्ट्रेट लाइन बोलना जरूरी था जब आपने विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन बोला है? No, नहीं sir. सर, नहीं हाँ? सर, नहीं ये नहीं कोई बोलता है जिसको कुछ समझ नहीं आता है, तो तुम यही प्रूव कर रहे हो कि तुमको कुछ समझ नहीं आता है ना? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है सर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। अगर मैं बोल रहा हूँ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो इसमें तो ये छुपा हुआ, इसमें तो ये नहीं समझ आ रहा है ना कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। हाँ? जी सर। ठीक है, चलो अभी स्पीड टाइम ग्राफ की भी हो गई हमारी, अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, अगर सपोजली मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखी है, ठीक है, लेट अस से ये पोजीशन है और ये टाइम है, मैंने आपको कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है, सपोजली ऐसा एक ग्राफ दे रखा है, इससे मैं आपको बोलूं कि अभी डिस्टेंस ट्रैवल्ड का ग्राफ बताओ, क्या बता सकते हो डिस्टेंस ट्रैवल्ड का ग्राफ कैसा है? और डिक्रीजिंग पार्ट जब जहाँ पे मतलब पोजीशन डिक्रीज कर रहा है उसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा, बिकॉज मेरा डिस्टेंस तो डिक्रीज नहीं कर सकता। वेरी गुड, जब तक तो ये पोजीशन बढ़ी है तब तक देखो, पोजीशन पहले 0 से स्टार्ट किया और पोजीशन लगातार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये देखो यहाँ तक वो पोजीशन बढ़ा ही है, राइट? और जब तक वो यूनिडायरेक्शनली चलता है तब तक तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम ही होता है, राइट? इसका मतलब यही वाली पोर्शन, ये वाली जो पोर्शन है ग्राफ की, यही वाली पोर्शन हमारे लिए क्या होगी, डिस्टेंस ट्रैवल के लिए भी यूज होगी। बट इसके बाद देखोगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन का रिवर्स हो गया है, देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, राइट? आप देखो ये मैक्सिमम पोजीशन से कितना नीचे जा रहा है, ये आपको पता चल जाए, मैक्सिमम पोजीशन से कितना नीचे की तरफ जा रहा है, अगर ये पता चल जाए तो उतना ही मैं ऊपर कर दूं तो क्या मुझे डिस्टेंस ट्रैवल नहीं मिल जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे जितना नीचे गया उसको ऊपर कर दिया मैंने, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इसी का जैसे एक मिरर इमेज मिल जाएगा। क्या आपको समझ आ रही है बात? ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल आपको पोजीशन टाइम ग्राफ में जहां पे भी वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन वहां पे रिवर्स हो गई है, और आपको पता है कि रिवर्स डायरेक्शन में जो भी वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल मिल जाएगा। तो आपको यही वाला पोर्शन जो नीचे जा रहा है उसको क्या करना है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके ऊपर लेके चले जाना है। आ रही बात समझ में आपको? अच्छा, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे इस पोर्शन तक तो मेरे लिए कॉमन होगा, ये ऑरिजिन से स्टार्ट करके जहां तक इसका ग्राफ मैक्सिमम तक गया था उस पोर्शन तक कॉमन होगा, और उसके बाद फिर हमें मिरर इमेज ले लेना है। आई होप आपको समझ आ रही है। सो दिस विल बी अ डिस्टेंस ट्रैवल एंड ये तो आपका पोजीशन का है ही, दिस इज पोजीशन। समझ आई सभी को? इस केस में जो पोजीशन है वही, इस केस में देखोगे तो जो पोजीशन है वही डिस्प्लेसमेंट भी है। क्यों पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट है? क्योंकि इनिशियल पोजीशन कितनी दिखा रखी है मैंने, 0,
तो जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो क्या करोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एंड इनिशियल पोजीशन अगर 0 है तो फाइनल पोजीशन को तो हमने x से इंडिकेट किया था, तो ये x ही क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, राइट। तो पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट कब हो सकता है, जब इनिशियल पोजीशन क्या होगा आपका 0 होगा, अदरवाइज पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों अलग अलग चीजें, राइट नीलकंठ, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ सर। फिर और एक बार बोले। है और एक बार बोलूं, क्या बोलूं और एक बार, वंस मोर? यस सर, वंस मोर, बस सुना है, सब समझा है, बट फिर भी दोबारा सुनना है। हाँ, जैसे लूप में सुनते हैं ना, अब अरिजीत सिंह गाना गा रहा है तो फिर उसका गाना कुछ अच्छा लग गया तो रिपीट में सुनते रहते हैं, तो सुना है, समझ भी गया, मुझे पता है तुम सुन के समझ भी गया, फिर भी दोबारा सुनना है। हाँ, बताओ मुझे क्या बोला मैंने, मैंने क्या बोला वो बोलो, एक बार रिपीट करो, देखो मैं तुमने सुना कि नहीं। नीलकंठ बता देगा, नीलकंठ बताओ बेटा। सर आपने कहा इस ग्राफ में क्योंकि इनिशियल पोजीशन 0 है तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कह सकते हैं, क्योंकि जब पोजीशन 0 से जैसे स्टार्ट हो रही है, जैसे xf अगर फाइनल पोजीशन है और x1 इनिशियल पोजीशन है, xf माइनस x1 जो निकलेगा वो फाइनल पोजीशन हमें डिस्प्लेसमेंट भी देगा। लेकिन अगर एक ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ होता जिसमें इनिशियल पोजीशन 0 से स्टार्ट नहीं होता तो वो ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट कभी भी नहीं दे सकता, वो बस पोजीशन टाइम ग्राफ है। देखो सही कहा बेटा, अगर फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इन जनरल आप क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो ना भाई। yes, ये को जनरली हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वैल्यू तो कुछ ना कुछ दिया होता है। अब अगर यही 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो डेल्टा x तो x है ना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन सेम हो जाएंगे अगर इनिशियल पोजीशन 0 है, और अदरवाइज वो इन जनरल दोनों डिफरेंट है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ बेटा कुछ पूछ रहे हो, अपने हाथ रेस के। सर थोड़ी देर पहले एक ग्राफ में आपने स्पीड टाइम ग्राफ का पूछा था, तो आपने एक पूछा था क्या ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे सकता है, तो किसी ने कहा कि हाँ दे सकता है अगर ये स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन जा रहा है। तो आपने कहा था कि स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन दोनों बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन सर अगर हम इन द सेम डायरेक्शन ना बोले, ऑपोजिट डायरेक्शन को तो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्या उल्टा पुल्टा सब थेसिस लगाते हैं। मैंने बोला कि अगर मैंने बोल दिया है कि मैं एक कांस्टेंट डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मैं एक सिंगल डायरेक्शन में चल रहा हूँ, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन चल रहा हूँ, तो मुझे स्ट्रेट लाइन बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने बस इतना बोला। आप एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चल के क्या आप स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी पाथ में मूव कर सकते हो, ये मुझे समझा दो अगर आप समझ रहे हो। यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चलते, थैंक यू सर। अरे मैंने पूछा तुमसे कुछ सवाल, थैंक यू नहीं बोला मैंने पूछा कि अगर यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चल रहे हो, सो कैन यू वॉक इन एनी पाथ व्हिच इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। पीछे की तरफ एक गुफा है लेकिन नहीं, छोड़ो, स्ट्रेट लाइन ही होगा। अरे पीछे की तरफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। अरे डायरेक्शन अलग होगा, चेंज कर दिया, डायरेक्शन अलग होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि आप अगर कांस्टेंट डायरेक्शन से चल रहे हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो क्या आप स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी भी पाथ में चल सकते हैं? नहीं सर, थैंक यू, नहीं सर। सब एक एक करके यही डाउट पूछ लो और 50 बार पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर बार बार अलग बार घूम फिर के इस पे नहीं आएंगे, एक ही बार खत्म करते हैं, पोस्टमार्टम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर से इस केस को रीओपन नहीं करेंगे। सर बोलिए স্যার, বলছি যে মানে আমরা এখানে আর কি যে সব গ্রাফই কনসিডার করছি সেগুলো কি সবই ইউনিফর্ম ডিরেকশনেরই কনসিডার করছি নাকি পার্টিকুলার এইটার জন্য বলছেন? क्या बोल रहे हो बेटा, यहाँ पे पोजीशन तुमको बढ़ के फिर घटता हुआ नहीं दिख रहा है? पोजीशन घट, तो यहाँ पे पोजीशन बढ़ा फिर घट गया, तो इसमें डायरेक्शन यूनिफॉर्म है না, ওইটুকু পজিশনে আমি বলছি ডাইরেকশন ইউনিফর্ম, আবার ওই सारे एग्जांपल दिखाया, इतने सारे एग्जांपल दिखाए तुमको, सारे एग्जांपल में तुमको दिख रहा है कि यूनिफॉर्म डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव हुआ वेलोसिटी, तो ये डायरेक्शन यूनिफॉर्म।
না ভেলোসিটি যখন নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে তখন তো পিছোচ্ছে, তখন তো ইউনিফর্ম ডিরেকশন থাকছে না, তখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মানে স্ট্রেট লাইনেই তো পুরো জিনিসটা মুভ করছে, তাই তো? अरे तो स्ट्रेट लाइन ही तो डिस्कस कर रहे हैं भाई, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इतने देर से? ये पूरा चैप्टर का नाम ही मोशन इन 1D है ना बेटा, क्या कर रहे हो आप? ठीक है, आप क्या मतलब डाउट्स भी रेज करो तो ऐसे कुछ डाउट्स रेज करो ना जिसपे कोई सेंस बनता है। आप क्या डाउट्स रेज कर रहे हो? हम तो पूरा का पूरा डिफाइन ही सब कुछ एक्स एक्सिस पे ही कर रहे हैं, सब कुछ में एक्स एक्सिस पे डिफाइन कर रहे हैं, फिर क्या डाउट रेज कर रहे हो? ঠিক আছে স্যার, ওইটা কনফিউশন ছিল। चलो अभी नेक्स्ट देखो, एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं अभी। देखो एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन को इन जनरल हम कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, rate of change of velocity with respect to time। फिर से देखो रेट आ गया है, और रेट जब भी आएगा तो आपको दो तरीके से डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके दो पार्ट दिखाओगे, एक होगा आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन का, एवरेज एक्सेलरेशन, और दूसरा होगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए, इंस्टेंटेनियस। अब एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करें? एवरेज एक्सेलरेशन सिंबल देख लो, आइडेंटिफाई कर लो, ऐसे ही सिंबल हम फ्रीक्वेंटली यूज किया करेंगे। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज, क्या लिखोगे आप? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड डिवाइड बाय टाइम टेकन, v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 कर लिया। और इसी को आप चाहे तो इन शॉर्ट डेल्टा v बाय डेल्टा t लिख सकते हो। इंस्टेंटेनियस डिफाइन करनी है तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट ऑफ delta t tending to 0, this becomes delta v over delta t, और इसको आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो, दिस इज dv by dt। Do we know dv by dt क्या होती है ग्राफिकली? dv by dt ग्राफिकली क्या है? So slope of the any point on the point of the graph. graph. Slope of tangent drawn on vt graph, सही कहा आप सभी ने, ठीक है। बट अगर डेल्टा v बाय डेल्टा t लिख रहे हैं तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? स्लोप ऑफ क्या है? chord। The slope of chord on the VT graph. वेरी गुड, सो स्लोप ऑफ chord on vt ग्राफ हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो सब कुछ मिल सकता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इंस्टेंटेनियस कहीं पे भी देखोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, उसका एरिया निकाल लिया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही मिल जाएगा, और स्लोप निकाल लिया तो आपको एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, राइट। इसका मतलब वो एक ही ग्राफ से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं, है ना, सारी चीजें, v पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एक्सेलरेशन, सब कुछ फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ बेसिकली आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब अगर नेक्स्ट में देखें इसी एक्सेलरेशन, हाँ बेटा बोलो। सर आपने जो सिंबल लिया है एवरेज एक्सेलरेशन का, सर एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो उसका ए के ऊपर वो नहीं देंगे? वैसे तो वेलोसिटी भी वेक्टर था, तो तब क्यों नहीं रेज किया था डाउट? सर वेलोसिटी को तो सर पूरे वर्ड्स में लिखे थे। वर्ड्स में लिखा था? अच्छा, अभी फंसा तो दिखाओ तो कहाँ वर्ड्स। तो आप स्पीड वर्ड्स में लिखे थे, वेलोसिटी आप v में लिखे थे, v यूज करके। Yeah, it's not a vector. You're considering in a straight line. It's not a vector. क्या बोला? See, it's a vector, but here we are considering it as straight line. So, like direction, we can just indicate it by We the can omit the sign. vector sign. We can There just can be use two directions. minus. Yes, sir. Yes, यहाँ पे आप मतलब वो डायरेक्शन का ध्यान रख सकते हैं बस प्लस माइनस सिंबल के साथ, Yes, sir. क्योंकि 1D में ही है। अगर आपने कोई भी वैल्यू को पॉजिटिव लिख रखा है इसका मतलब है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, कोई भी वैल्यू को अगर नेगेटिव लिख रखा है इसका मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन तो आपका प्लस माइनस से ही चल जा रहा है। बट आपको वेक्टर कब लिखना पड़ता है? जब आप 2D 3D उनमें बात कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आई कैप जे कैप उन सब सिंबल्स को आपको यूज करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी जरूरत नहीं है, जब हम 2D में जाएंगे तब हम उनको यूज किया करेंगे, ठीक है।
ठीक है ना मित्रों, डाउट क्लियर है? ठीक है, डाउट अच्छा था तुम्हारा, ये स्टूपिड डाउट नहीं था, डाउट अच्छा था। ठीक है, चलो एनीवेज, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन को देखो एक और तरीके से लिख सकते हैं। ऑल्सो देखो एक और चीज नोटिस करो आप, ये इंस्टेंटेनियस के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर मैं ऐसे लिखूं dv/dx into dx/dt, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ये चेन रूल लगाया मैंने, देखो एक बार। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब dx/dt क्या है? v तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या बन गई आपके पास? v dv dx। v dv/dx, करेक्ट? करेक्ट। यस सर। आपके पास अगर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस फाइंड करनी है आपको, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं बेसिकली, या तो आप dv/dt करोगे या आप v dv/dx करोगे। कौन सा करोगे, कैसे डिसाइड करेंगे? मतलब dv/dt से भी मिल रहा है, v dv/dx से भी मिल रहा है, तो हमको कौन सा करना चाहिए? जब x given है तब इससे करेंगे और फंक्शन ऑफ x we can use v dv dx, और जब हमें टाइम पता है तो ग्राफ और रिलेशन लिया तो वो dv/dt यूज करेंगे। अगर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो dv/dt करेंगे, और अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है तो v dv/dx करेंगे। यस सर। राइट, बस सिंपल सी बात है। अगर वेलोसिटी मेरे को टाइम का फंक्शन दिया है, जैसे v दे दिया 2t² - 5t, तो v तो दिख ही रहा है टाइम का फंक्शन है, तो फिर क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। बट अगर पोजीशन के टर्म्स में दिया हुआ है तो फिर आपको v dv/dx करना पड़ेगा। आई बात समझ में सभी को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ओके। एक और इंटरेस्टिंग चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहा है, राइट? बट वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ का क्या स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहा है? सॉरी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है। बट वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ का क्या स्लोप आपको एक्सेलरेशन दे रहा है? नो सर, इसलिए बस a by नो सर, इट इज गिवन a by v। तो dv/dx के साथ जब मैं v मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा ना, राइट? यस। यू गेट दिस? तो इसका मतलब है यहाँ पे दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, instantaneous velocity multiplied with instantaneous slope of tangent in vx curve या ग्राफ जो भी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया है, ठीक है। आगे जैसे मोशन में हमने बात किया कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वैसे अगर बोले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो आप क्या मीन कर रहे हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, acceleration is constant. Acceleration is So dv/dt is constant. यस, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसको आप UAM लिखेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड सिंबल है UAM, ठीक है। इसका मतलब निकलता है एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। दिस एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर इस एक्सेलरेशन को आप कांस्टेंट दिखाना चाहते हो तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, राइट? तो अगर आप यहाँ पे VT ग्राफ ड्रॉ करते हो, VT ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो हम ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसा, क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, राइट? Yes. अगर ऐसा ड्रॉ करें, VT लिया हमने और हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया, क्या ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? यस सर। यस। ओके, ऑपोजिट। सर रीटा कौन सा रिटार्डेशन? उल्टा सुना, सर वो बोला क्या बोल रहे हो, फिर से बोलोगे? कौन सा डिसेलेरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है अभी तो मुझे नहीं पता है, तो मैं इतना ज्ञान नहीं दिखा रहा हूँ अभी, थोड़ा आगे चलने देते, पहले एक्सेलरेशन पे काम चलाते हैं, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन तो समझ जाए, फिर डिसेलरेशन समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम लिया हमने, सॉरी इस पर x ले लेते हैं। अब इस पर अगर मैंने ऐसा एक ग्राफ दे रखा है, अब बताओ ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या नहीं है? So non constant. Non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. Okay, good. कैसे कंक्लूड किया? So क्योंकि dv/dt at all the dt is are not changing, constant. क्योंकि slope at the tangents are changing. नशा कर रहे हो सब, नशा कर रहे हो।
यहाँ पे तो टाइम, मतलब dv dx यहाँ पे मैंने क्या v और टाइम दे रखा है, v और x दे रखा है। ও ऐसा कर, স্যার ডিভি বাই ডিএক্স ওইটা চেঞ্জ হচ্ছে, মানে যেহেতু এই গ্রাফটা কার্ভ, তো সেই কারণে অ্যাক্সেলারেশনটাও তো চেঞ্জ হচ্ছে যেহেতু ভি ডিভি বাই ডিএক্স। বাহ, মানে dv by dx gives you acceleration, এটাই শিখেছিস? না তুই তো বলছিস, মানে আমি বলছি না এটা বাবা, আমি বলছি না এটা, তুই বলছিস তো। আমি না মানে আমি আসলে বলতে চাইছি যে মানে এই তো স্লোপ ভেরিয়েবল আছে, তাই জন্য অ্যাক্সেলারেশন ভেরিয়েবল হবে, তাই তো? হ্যাঁ 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 তাই বলছি। হ্যাঁ, এটাই তো শিখলি তুই, যে dv by dx ই তোর অ্যাক্সেলারেশন দেয়, এটাই তো শিখেছিস। না না ডিভি বাই ডিএক্স টাই অ্যাক্সেলারেশন নয়, ডিভি বাই ডিএক্স ইনটু ভি করলে অ্যাক্সেলারেশন হয়। ও তবুও তুই বলবি যে dv by dx ভেরিয়েবল হলে অ্যাক্সেলারেশন ভেরিয়েবল হবে, তাই তো হওয়ার কথা। दो चीजों का प्रोडक्ट है एक क्वांटिटी, और एक क्वांटिटी अगर तुम देख रहे हो तो दूसरों को बोल दोगे वेरिएबल है, मतलब dv by dx is variable and v is constant for you, right? মানে v চেঞ্জ হচ্ছে, এখানে 25 v চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু vটাকে আমি কনস্ট্যান্ট মেনে সব সময় কোশ্চেন সলভ করব। আমি খালি dv by dx দেখবো, কিন্তু vটা তো দেখবো না স্যার, সূত্র বলছে তবু আমি দেখবো না, কেন কি আমি তো আমার মতো, তাই তো? আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। না সেটা নয়, তাহলে যদি ভিও চেঞ্জ করে আর ডিভি বাই ডিএক্স ও চেঞ্জ করে তাহলেও অ্যাক্সেলারেশন কি কনস্ট্যান্ট থাকবে? अरे बाबा वो तो चेक करना पड़ेगा ना तुम्हें, अगर मैं बोल रहा हूँ Exactly, so it may be constant, may not be अगर मैं constant. बोल रहा हूँ AB का प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट, मैं कितने बेवकूफ की तरह बात करते हो, सोचो तुम। दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो तुमको ये नहीं समझ आता है कि एक चीज वेरिएबल अगर होगा तो दूसरे को वेरिएबल होना पड़ेगा, হ্যাঁ एक चीज बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा। হ্যাঁ সেটা বুঝেছি, तो কিন্তু सेट মানে আপনি বলছেন बोलबो যে उल्टोटा, এইটা কনস্ট্যান্ট, মানে অ্যাক্সেলারেশন কনস্ট্যান্ট, ইট ইজ প্রোভাইডেড। ये लड़की एकदम दिमाग खा जाएगी, खून पी जाएगी, खून चूस लो मेरा। ये देखो, हम ये पूरा का पूरा डिस्कशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का कर रहे हैं, और फिर तुम लॉस्ट होके बार-बार आती हो घूम फिर के, अच्छा हम ये कर रहे हैं, अच्छा हम ये कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ खोती रहती हो क्लास में। না না ঠিক আছে, और हर बार फिर उसका से बोलेगी अच्छा ठीक है, ये कैसे करेंगे बताओ यार? कंसंट्रेट तो करो यार, क्लास में इतना स्लो चल रहा है यार। आप देखो आज का क्लास कितना 1.5 घंटा हो गया है, हमने क्या पढ़ा है आज? सोचो आज पूरे क्लास में हमने क्या पढ़ा है? बस वेलोसिटी पढ़ा है, स्पीड पढ़ा है, मतलब डेफिनेशन सिर्फ लिया है, और फिर एक्सेलरेशन भी डिफाइन कर रहे हैं। ये 1.5 घंटा का काम है। इससे कितना स्लो चले अभी हम, कितना स्लो चले कि आप आराम से समझ पाओगे? बताओ कहाँ पे स्लो होना चाहिए मुझे? आपको बस कंसंट्रेट करके सुनना है, हर चीज बोल रहा हूँ, हर चीज लिख भी रहा हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हम कवर कर रहे हैं, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं वो सब दिखा रहा हूँ, और फिर बोलती है कि अच्छा कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या बोला हुआ है? क्या बोलूंगा मैं सब चीजों पे? वेट फॉर माइक्रोफोन ऑफ करिए, जिसका भी माइक्रोफोन ऑन है। So since it's a Vx curve, माइक्रोफोन ऑफ करने बोल रहा हूँ। समीर माइक्रोफोन ऑफ करो, नमित्रा माइक्रोफोन ऑफ करो। Now since it's a Vx curve, आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए v dv by dx करनी पड़ती है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ dv by dx घट रही है। Can you see this? If you have eyes, you will be able to see it. Yes sir. स्लोप घट रही है। Yes sir. बट वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। बढ़ रही है। अगर v बढ़ेगा और dv by dx घटेगा तो क्या उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं रह सकता? सर अगर इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इन जनरल बोला कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब तो ग्राफ का नेचर ऐसा ही रहेगा ना? ग्राफ का नेचर ऐसा नहीं रहेगा क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। क्योंकि कांस्टेंट तो पॉसिबल तभी है ना जब एक चीज बढ़े और दूसरी चीज घटे, और वो तो इस ग्राफ में दिख रहा है ना मुझे।
यस सर। ये बात समझ में? देखो अगर ये ग्राफ दिया हुआ है, अगर ये ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन मे बी कांस्टेंट मे बी वेरिएबल, क्योंकि आपको एक चीज बढ़ती हुई दिख रही है v और dv by dx घटती हुई दिख रही है, बट आपको ये नहीं पता कि एक का रेट ऑफ इंक्रीमेंट और दूसरा का रेट ऑफ डिक्रीमेंट क्या है। सो यू कैन नॉट कंक्लूड फॉर श्योर दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि अगर मेरे को ये पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो नेचर ऑफ ग्राफ तो यही होगा। सारी बात समझ में? a implies b but b does not imply a। समझ आ रही है सभी को ये डिफरेंस? जी सर। यस ठीक है। यस यहाँ से सर। हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, dv by dx डिक्रीज कर रही है, so therefore v dv by dx may be constant and therefore acceleration may be constant। ठीक है, ओके लेट्स सी अब आपका दिमाग चल रहा है या नहीं। लेट्स सी आप यहाँ पे बताना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वेरिएबल है। ठीक है, predict whether acceleration is uniform or non-uniform in following examples। Predict whether acceleration is uniform or non-uniform in following examples। देखो ये टाइम है, ये पोजीशन है। This is first law। सेकेंड, तो पहला वाला कंटिन्यूअस कर्व है ना? हाँ कंटिन्यूअस। সবকটা हाँ তুই জ্ঞানী, ভারী জ্ঞানী হয়েছিস, ভারী জ্ঞানী হয়েছিস। আমার কোয়েশ্চেন শেষ না হলে তুই সব উত্তর দিতে পারছিস, ভারী জ্ঞানী। थर्ड फोर्थ इज, अच्छा इसमें तो हमें प्रेडिक्ट करना है कौन यूनिफॉर्म है कौन नॉन यूनिफॉर्म है। चौथा ले लेते हैं, बताओ इनमें से कौन सी आपकी यूनिफॉर्म और कौन सी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो सर ने तुमसे शुरुआत कर लेते हैं। तुमने बोला कि सब, अब पता नहीं क्या सोच के तुम सब बोल रहे थे। यहाँ पे तो मुझे ये प्रेडिक्ट करना था कि कौन यूनिफॉर्म है कौन नॉन यूनिफॉर्म है। सब का मतलब क्या है? नहीं सर, मैं पूछ रही थी कि आप मतलब मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा पुअर था, मुझे मैं सुन नहीं पाई। मैं ये पूछ रही थी कि ये ग्राफ क्या पैराबोलिक है या फिर नहीं मतलब नहीं, ये दिया हुआ नहीं है ग्राफ पैराबोलिक, ये बोला नहीं है, बस नेचर ड्रॉन है, या बाकी तुमको खुद से कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ग्राफ का नेचर शो कर रखा है, नाम नहीं बताया है। आई थिंक यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, सही सोच रहे हो। ठीक है, अब उसी पे कंक्लूजन ड्रॉ करना। ठीक है, जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। ओके चलो, कोई ट्राई करना चाहता है? पहला वाला ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म है? पहले वाला का कांस्टेंट है रिलेशन। अच्छा यूनिफॉर्म। पहले वाले का यूनिफॉर्म है, राइट? यूनिफॉर्म। ओके, कोई है जो डिसएग्री करता है इसके साथ? सर मेरा नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। ओके, डिसएग्री कर रहे हो, क्यों डिसएग्री कर रहे हो बताओ? सर dx by dt कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा। तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, ये पता चल रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन है, ये पता चल रहा है, राइट? हाँ, e इंक्रीज कर रही है एंड देयरफॉर मेरे को ये पता चला कि एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, राइट? है ना? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ये भी पता चल रही है ना, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। करेक्ट है? करेक्ट है? यस सर। यस बट क्या आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन का कुछ पता चल रहा है कि जैसे वेलोसिटी किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? क्या ये आपको ये पता चल रहा है?
No, sir. No, sir. एग्जैक्ट अगर वैल्यू नहीं दिया गया तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड आउट कि कौन से रेट से वेलोसिटी। यस एग्जैक्टली। Yes, sir. हमको ये जितने लोगों ने भी ये बोला कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्या सोच के बोला मुझे पता नहीं है। आपको अगर ये नहीं पता कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो यहाँ पे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन अगर पैराबोलिक होता, अगर ये पैराबोलिक होता तो पक्का ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता, क्योंकि एक पैराबोलिक फंक्शन मतलब x प्रोपोर्शनल टू t² अगर है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो t का पावर 1 हो जाएगा, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो t एलिमिनेट ही हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो वो ऐशी जो कह रही थी, ऐशी लहरी जो कह रही थी वो सही कह रही थी, मतलब उसको एक्चुअली वो हिंट मिल गया था। मुझे लगता है वो सही सोच रही थी कि वो पैराबोला अगर होगा तो फिर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन बन सकता है, बट अदरवाइज अगर पैराबोला नहीं हुआ तो फिर ये नहीं बन पाएगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला। आप शायद यही सोच रहे थे ना ऐसे? यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे थे। यहाँ पे क्या हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? नहीं। सो दिस इज अनप्रेडिक्टेबल। सो एज रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट नोन, the acceleration is unpredictable. So unpredictable बोलेंगे, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल नेचर। ठीक है, सेकंड वाले के लिए बताइए। अनप्रेडिक्टेबल नेचर। Unpredictable. Not constant. अच्छा, ये आप क्या ये बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये बता सकते हैं क्या? So acceleration is negative. नेगेटिव थ्रू आउट या फिर एक पोर्शन तक? So throughout. First Throughout. positive and then it becomes negative. एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट ही नेगेटिव है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला ना आपको d2x/2, राइट? Throughout और negative. तो कन्केविटी तो डाउनवर्ड्स है। और वैसे भी आप सोच सकते थे कि अगर स्लोप देखोगे आप, ये स्लोप चेक करो, इसकी स्लोप पॉजिटिव थी, घटती गई, यहाँ पे 0 हो गई, उसके बाद फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में देखो, इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड आपका इंक्रीज करता जा रहा है। कैन यू सी दैट? नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करता जा रहा है, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में सबसे फास्टर ट्रैवल कर रहा था, इस डायरेक्शन में फास्टर ट्रैवल कर रहा था, तो ऑपोजिट डायरेक्शन से किसी ने धक्का मारा होगा, तो फिर इससे क्या हो गया? स्लो होता गया, एक पॉइंट पे रुक गया, उसके बाद वो उसी तरफ और धक्का मारता चला गया, तो फिर उस केस में क्या होगा? इस बार उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन उल्टा हो गया और उल्टे तरफ उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा एक ही तरफ था तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी क्या होगा? हमेशा एक ही तरफ होगा और वो नेगेटिव होगा। सो दिस, यहाँ से आपको बस ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड इट इज नेगेटिव थ्रू आउट, बट अगेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है ये आपको पता नहीं चल रहा है। सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव थ्रू आउट, बट नेचर अनप्रेडिक्टेबल, नेचर अनप्रेडिक्टेबल। चलो तीसरे का बताओ। किसी और एक फंक्शन का भी ग्राफ हो सकता ये क्या? फिर से बोलो बेटा। So this can be the graph of some other function also, except a parabola. हाँ, पैराबोला तो कहीं पे बोला ही नहीं। दिस वन हाँ. इज नॉन This one is यूनिफॉर्म। non-uniform. तीसरा वाला नॉन यूनिफॉर्म है, कैसे? बिकॉज़ सर पहले एक एक करके हाँ, ऐशी ने बोलना शुरू किया, उसी का सुन लेते पहले। ऐशी बोलिए। इससे पहले वो वेलोसिटी मेरा डिक्रीज कर रहा है, फिर वो बिल्कुल। 0 हो रहा है, फिर अगेन वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन मेरा जो मतलब पोजीशन है वो हमेशा मेरा मतलब मेरे वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। मतलब पहले फर्स्ट पार्ट में मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, फिर सेकंड पार्ट में मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब ये नॉन वेरी गुड, क्योंकि इसमें देखो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो वजह से वेरिएबल हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड की वजह से या डायरेक्शन की वजह से, राइट? इसमें आप मैग्नीट्यूड प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो बट डायरेक्शन पक्के से प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, और इसका बहुत ही अच्छा एनालिसिस उसने किया। पहले अगर आप देखोगे तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप घट रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, और वो घट रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है? नेगेटिव होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन की एक्सेलरेशन रही होगी। उसके बाद फिर एक पॉइंट पे स्लोप आपका 0 के फिर पॉजिटिव की तरफ बढ़ता चला गया, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया? रिवर्स हो गया, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट करना शुरू किया। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि इस पोर्शन तक एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव है, फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। सिंस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिवर्सेस, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन
reverses. This implies non-uniform acceleration. Non-uniform. कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप यूनिफॉर्म कहते हो तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में ही कांस्टेंट होना चाहिए, और अगर नॉन यूनिफॉर्म कहते हो तो फिर किस कोई एक वजह से भी हो सकता है। चलो चौथे का बताओ, फोर्थ का बताओ। This is the last episode or more episodes? No, this will end in 15 minutes. This is the last episode. This is not an episode. This is not an episode. This is a live class. This will end in 15 minutes. 15 minutes, yes. When the bigger hand of the clock comes at work. Yes. Yes, बोलो, चौथे नंबर का बोलो। Non-uniform. Oh, no sir, no sir, no sir, no sir, no sir. Unpredictable. कैसे? So firstly पहले तो वेलोसिटी जो है, तो वेलोसिटी तो हमें दिख रहा है कि वो मतलब डिक्रीज कर रहा है, और उसके बाद हाँ सर वेलोसिटी डिक्रीज, और इसका जो सर वो जो स्टीपनेस है dv by dx का मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड सर वो तो इंक्रीज कर रहा है। वेरी गुड। सो एक्सेलरेशन जो कि आपका v dv by dx है, ये ओवरऑल बढ़ रहा है या घट रहा है ये तो हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक बढ़ रहा है घट रहा है, प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट भी हो सकता है और आपका इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस आपको ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बट नेचर ऑफ एक्सेलरेशन आपको पता नहीं चलेगा। तो एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव है ये पता चल रही है, बट नेचर अनप्रेडिक्टेबल है। बिल्कुल ठीक अटैक किया क्वेश्चन, अनप्रेडिक्टेबल बट नेचर अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, सबको समझ आ गई यहाँ तक की एनालिसिस? सर थर्ड वाले में आपका डायरेक्शन रिवर्स क्यों हो रहा है? अरे बाबा, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है और वो घट रही है, तो एक्सेलरेशन उल्टे तरफ रही होगी ना, नेगेटिव रही होगी। आज फिर मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो गया होगा, राइट? तो डायरेक्शन रिवर्स भी सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए थोड़ा सा एक क्लास टॉपिक, नेगेटिव एक्सेलरेशन वर्सेस रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन वर्सेस रिटार्डेशन। अभी दीपांजन अभी क्लास में हो बेटा या भाग रहे हो? दीपांजन डिस्कनेक्ट हो गया मुझे लग रहा है। नो सर आछि আছিস তো এত কেন কথা বলাচ্ছিস আমাকে? পালিয়ে গেছিস, হারিয়ে গেছিস? ओके, देखो सबसे पहली चीज है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ नेगेटिव का सिग्निफिकेंस एक ही है, चाहे जितने भी वेक्टर ले लो आप, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी हो। अगर मैं किसी भी वेक्टर को नेगेटिव बोलता हूँ इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड से मैं डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड इक्वल है? क्या बोल रहे हो, किसके इक्वल है? अरे v a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर, a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। v वेक्टर और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्या मतलब? नहीं समझ आ रहा। अरे अगर हम बोले a वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ b वेक्टर, सुनो नीलकंठ, अरे अरे करके बात नहीं करते, ठीक है? अरे अरे हम फ्रेंड्स के बीच में बात कर सकते हैं, ऐसे हम जब हम बड़ों से बात करते हैं तो अरे अरे करके नहीं बात करते, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, हाँ अब बोलो। a वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ b वेक्टर, ठीक है? अच्छा, दो वेक्टर को आप बोल रहे हो। मैंने तो ये नहीं बोला आप a वेक्टर इक्वल टू माइनस b वेक्टर बोल रहे हो, मैंने तो ये बोला ही नहीं। मैंने बोला किसी भी वेक्टर के साथ नेगेटिव है, मतलब मैंने बोला कि एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ 5, अगर मैंने ऐसा बोला है तो इसका क्या मतलब निकलता है? मैं तो किसी को दो वेक्टर को इक्वेट नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग a वेक्टर इज माइनस ऑफ b वेक्टर। तुम इसकी बात क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका आंसर क्या करो, ठीक है? अपने क्वेश्चन फ्रेम नहीं करने और फिर अपने आंसर नहीं करने। जो क्वेश्चन पूछा था स्पेसिफिकली उसका आंसर। एक पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़ लिए और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर पकड़े तो उससे मतलब उस एक्सेलरेशन से जा रहा है। दैट्स इट, बिल्कुल सही मतलब है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू चोजन पॉजिटिव डायरेक्शन।
opposite to chosen positive direction. क्या आपको बात समझ आ रही है? अभी रिटार्डेशन का क्या मतलब है? जब अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप देखते हो घट रही है, या फिर सिंपल टर्म से बोले तो स्पीड घट रही है, तो फिर उस केस में हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रिटार्डेड है. ठीक है, तो स्पीड शुड डिक्रीज. क्या ये दोनों बातें सेम है? मतलब पहला केस और दूसरा केस क्या सेम है? लॉजिकली सोचते हैं. लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. ठीक है, जैसे फर्स्ट केस सोचो. अगर इमेजिन करो यहाँ पे एक ब्लॉक है. ठीक है, इसकी वेलोसिटी मैंने राइट की तरफ दिखा रखी है और मैंने इस पे फोर्स लगाया है लेफ्ट की तरफ. फोर्स अगर लेफ्ट की तरफ लगाएंगे तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन किधर आएगा? लेफ्ट की तरफ आएगा. लेफ्ट की तरफ. ठीक है, मैं एक्सेलरेशन को एक जिगजैग टेल से शो करता हूँ, तो इसमें कुछ परेशान होने की बात नहीं है. अगर आपको सॉलिड टेल पसंद है तो आप ऐसे ही करिए, बट मैं जस्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं एक्सेलरेशन को एक जिगजैग टेल से शो करता हूँ. ठीक है, मैं हमेशा ऐसे ही शो किया करूंगा. तो आप अगर चाहें तो इस कन्वेंशन पे स्टिक कर सकते हैं, बट इफ यू फाइंड इट ऑड तो फिर आप सॉलिड टेल से ही बनाना. ठीक है, बट मेरा थॉट यही कन्वेंशन चलेगा. तो अभी मैंने क्या किया है, वेलोसिटी को एक राइट की तरफ दिखाया, एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है. नाउ सपोजली मैंने कन्वेंशन चूज किया है कि ये वाली डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव है. ठीक है, दिस राइट का डायरेक्शन इज पॉजिटिव. तो कंडीशन क्या निकलेगा यहाँ पे? कंडीशन क्या निकलेगा? वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज करेक्ट है. नेगेटिव. और सिंस एक्सेलरेशन उल्टा तरफ है, बस फोर्स से रिलेट करो, अपने आप समझ में आएगा. फोर्स पीछे की तरफ लग रही है और वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो क्या वेलोसिटी घटेगा या नहीं घटेगा? घटेगा या नहीं घटेगा? घटेगा. घटेगा. वेलोसिटी विल डिक्रीज एंड देयरफॉर मोशन इज रिटार्डेड. करेक्ट है ना? हाँ. यस सर. बाय डेफिनेशन. तो यहाँ पे तो फिट ही बैठ गया. एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है मोशन क्या है? रिटार्डेशन है, राइट? बट ये तो एक स्पेसिफिक केस है. मैं आपको दूसरा सिचुएशन दिखाता हूँ. अब देखो यहाँ पे, अगर मान लो वेलोसिटी इस तरफ थी, अगर मान लो वेलोसिटी इस तरफ थी, ठीक है, और फोर्स हमने इस तरफ लगाया है, तो फिर एक्सेलरेशन किधर आएगी? राइट की तरफ आएगी. राइट. करेक्ट. मैंने राइट का डायरेक्शन ही पॉजिटिव लिया है. ठीक है, आई हैव टेकन राइट का डायरेक्शन एज पॉजिटिव. अब सोचिए, बताओ वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है. एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है. पॉजिटिव. और वेलोसिटी डिक्रीज करेगा. बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज करेगा. डिक्रीज. हाँ. वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगी, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज किया तो क्या मोशन रिटार्डेड है? यस. हाँ. दैट्स इट. तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन को इंडिकेट कर सकता है, राइट? दीपांजन, समझ आ रही है? Yes sir, yes sir. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता है. No sir, not always. ठीक है, नेगेटिव नहीं. एक्सेलरेशन से रिटार्डेशन तभी होगा जब वेलोसिटी पॉजिटिव है. Positive. अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी नेगेटिव है तो क्या रिटार्डेड मोशन बोलेंगे आप उसको? अगर मान लो ये सिचुएशन है, ये मान लो वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स भी मैंने इसी तरफ लगाया, लेफ्ट की तरफ ही लगाया है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी लेफ्ट की तरफ आएगी. So that will be negative acceleration. मैंने राइट की तरफ का पॉजिटिव डायरेक्शन चूज कर रखा है, तो अब आप बोलो क्या है? एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है या बढ़ रहा है? इस बार बढ़ रहा है. तो क्या ये रिटार्डेड है? नहीं. No sir. It's not decrease. नॉट रिटार्डेड, राइट? Yes मोशन इज sir. एक्सेलरेटेड. ये तो स्पीड अप हो रहा है. देखो रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन ही बोलते हैं. रिटार्डेशन इज आल्सो एन एक्सेलरेशन. Yes, बस sir. राइट, Opposite मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट में जब एक्सेलरेशन आती है तब उसको रिटार्डेशन कहते हैं. तो यहाँ पे मोशन रिटार्डेड नहीं है, यहाँ पे तो स्पीड अप हो रहा है, राइट? आ रही बात समझ में? सर एक Yes, क्वेश्चन sir. है. मॉड क्यों लिए सेकंड केस में? मॉड भी क्या कह? सर सेकंड केस वेलोसिटी नेगेटिव है यार, वेलोसिटी नेगेटिव है यार, वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है. ओह सॉरी. हमें स्पीड की बात करनी है. जब भी रिटार्डेशन की बात करेंगे हमें स्पीड का सोचना है कि स्पीड बढ़ रही है घट रही है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी गिव्स अस स्पीड. यस सर. हाँ हाँ, और कोई कुछ पूछ रहा था? क्वेश्चन है. हाँ सर, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन कहेंगे या फिर रिटार्डेशन को डिसेलरेशन कहेंगे? डिसेलरेशन तो रिटार्डेशन सेम ही है. अच्छा सर. ओके सर. अरे बाबा, ये तो अजीब है. This retardation is synonymous to
acceleration synonymous है। थैंक यू স্যার बोलिए। স্যার বলছি যে তাহলে মানে প্রথম কেসটায় আর কি উল্টো দিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করার ফলে এটা আর কি স্লো ডাউন হয়ে যাচ্ছিল, তো সেই কারণে আমরা এটাকে রিটার্ডেশন বলছি, তাই তো? আর হচ্ছে সেকেন্ড ভেলোসিটি ইটসেলফ নেগেটিভ ছিল, আর হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশনও নেগেটিভ, মানে উল্টো দিকে ডিরেকশনে আর কি ওটা স্পিড আপ করেছে, সেই কারণে সেইটা নেগেটিভ অ্যাক্সেলারেশন, এটাই তো ডিফারেন্স। सेकेंड केस में कहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है? ও না, অ্যাক্সেলারেশন তো পজিটিভ না। সেকেন্ড, হ্যাঁ সেকেন্ড কেসটা আরেকবার একটু বোঝান, আমি আসলে বারবার ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছি। यार एक्सेलरेशन छोड़ो, आप देखो वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है, हमने धक्का राइट की तरफ मारा है, आप बस मुझे बता दो इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? স্পিড কমবে, কেননা ফোর্স তো উল্টো দিকে যাচ্ছে। That's it. और अगर स्पीड कम गया है तो इसका मतलब है वो रिटार्डेशन है। ও আচ্ছা আচ্ছা, স্পিড কমে গেলে রিটার্ডেশন। इतना ही बस बोला है, स्पीड घट जाने का मतलब ही रिटार्डेशन है। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর স্পিড যদি মানে উল্টো দিকের ডিরেকশনে বাড়তে থাকে তাহলে সেটা নেগেটিভ অ্যাক্সেলারেশন। अच्छा अच्छा ठीक है। हम रूल हमारे पास क्या बन रहा है कि अगर AV का प्रोडक्ट इज नेगेटिव, AV का प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब क्या है? या तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव, या फिर वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव, राइट? तो डायरेक्शन दोनों का उल्टा हो गया, और डायरेक्शन अगर उल्टा हो गया इसका मतलब क्या है? रिटार्डेशन का केस है, राइट? तो अगर आपको कोई ये बोले कि जैसे यू नो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, उसको डिफरेंशिएट करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप ये चेक करोगे कि कहाँ पे इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। जहां पे भी उसकी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी वहां पे क्या होगा? रिटार्डेशन का केस होगा। क्या आपको बात समझ आई है? और अगर AV का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए, AV का प्रोडक्ट पॉजिटिव कैसे आ सकता है? या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव, राइट? इस केस में क्या हो जाएगा? वो स्पीड अप करेगा, राइट? नॉट रिटार्डेशन, स्पीड्स अप लिख लेते हैं, ठीक है? नॉट रिटार्डेशन का मतलब ये जीरो एक्सेलरेशन भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे स्पीड्स अप लिख दे रहा हूँ जस्ट टू इंडिकेट कि ये रिटार्डेशन का केस नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई। आई होप आपको भी ये समझ आ गया होगा कि रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन सेम चीज नहीं होती है। आई होप ये क्लियर है सभी को। सर उसको एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते AV ग्रेटर देन 0 को? हाँ मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अरे वो बेवकूफ, रिटार्डेशन इज आल्सो एक्सेलरेशन। हाँ अच्छा, हाँ ठीक। रिटार्डेशन जस्ट एक स्पेशल केस ऑफ एक्सेलरेशन है जिसमें आप बोलते हो कि स्पीड घट रही है, ठीक है? अगर स्पीड घट रही है तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसको एक्सेलरेशन नहीं बोलते। दैट इज आल्सो अ केस ऑफ एक्सेलरेशन। का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं, एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता वेलोसिटी बढ़ रही है। बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। एक्सेलरेशन डज नॉट मीन दैट द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन मींस दैट द वेलोसिटी इज चेंजिंग, नथिंग एल्स। ओके, ठीक है?